नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? मनप्रीत सिंह की टीम ने जीत का चौका मारा है कि पवन सहरावत की टीम जीत का पंजा मारेगी? क्योंकि 4 मैच वो लगातार जीत के आए हैं। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी ये है, जो मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, कि पटना पायरेट्स को मैट पर एक कप्तान की कमी खल रही है। कल का मैच 5 पॉइंट से वो हारे हैं, लेकिन क्लोज आ सकता था, जीत भी सकते थे। 3 गलतियां हो गई, उनके बारे में बात करूंगा। टाइटंस पवन खेल रहे हैं भाई यूपी के खिलाफ, उस मैच की बात करूंगा। और फिर तमिल तलाइवास और यू मुंबा, ये चिरलाथन डार्बी है, इसकी कहानी सुनाऊंगा। जो सवाल पूछा था उसके सही जवाब बहुत से आ गए, वेल डन। और 5 अपने प्रभु लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने सही जवाब दिए। आज का एक और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछूंगा और सुनाऊंगा 2 बेहतरीन कोचेस की कहानी। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले बात पहले मैच की। गुजरात जायंट्स को हुआ क्या है? या तो 10-15 पॉइंट से मैच हारते हैं या 10-15 पॉइंट से जीतते हैं, बट वेल डन। मुबारक राम मेहर सिंह साहब, मुबारक गुमान। 47-28 कितना मार्जिन बन गया। 19 पॉइंट के मार्जिन से बंगाल को धो दिया, मनिंदर को चलने नहीं दिया। यहां गुमान जम जम के चले और फाइनली एक लंबी जो एक स्ट्रीक थी गुजरात की मैच हारने की, वो टूटी है। दूसरी जीत आपको मिली है, उम्मीद करते हैं और अच्छा खेलें। दूसरे मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने लगातार चौथी जीत हासिल की और 37-32 से पटना पायरेट्स को हराया है। इसमें 3 चीजें हैं जो आखिरी 3-4 मिनट में गड़बड़ हुई पटना पायरेट्स से। नंबर 1, याद कीजिए जब हरियाणा के आखिरी प्लेयर मैच पे थे राहुल सेठपाल, वो रेड करने आए थे, लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। अरे यार, उनको तो मत बोनस दो, वो मेन रेडर नहीं है। वो 1 पॉइंट आपने फ्री में दिया राहुल सेठपाल को, ठीक है, उनको आउट करके ऑल आउट कर लिया, बट वो 1 पॉइंट क्यों दिया बोनस का? नंबर 2 रेडर चले गए रेड करने के लिए, एक टेक्निकल पॉइंट आपने तोहफे में दे दिया हरियाणा को। और फिर विनय आए थे डुओ डाई रेड करने। पटना के पास 4 का सॉलिड डिफेंस था, वहां अंकित चले गए एडवांस टैकल करने। तो ये 3 पॉइंट तो आपने तोहफे में दे दिए। ये पॉइंट ना दिए होते तो मार्जिन रहता 2 का, जिसके लिए आप लड़ सकते थे। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अपने स्वॉस एनालिसिस में भी कहा था, तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, मैट के बाहर जरूर नरेंद्र रेडू साहब के तौर पे एक परिपक्व कोच बैठे हुए हैं, बड़े सुलझे हुए कोच हैं, पर मैट के अंदर टीम चलाने वाले कैप्टन की कमी मुझे महसूस हो रही है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नीचे जरूर बताइए, नहीं है तो भी बताइए। मैं चलता हूं आगे अगले मजमून पे, और अगले मजमून में आने से पहले जरा ये पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। हरियाणा स्टीलर्स, भाई कमाल कर दिया आपने, आप टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुके हैं इस जीत के बाद। बंगाल वॉरियर्स जो कल का मुकाबला हारे हैं, उनकी हालत पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी खराब हुई है, नंबर 8 पे पहुंचे। गुजरात जीते जरूर, पर जीतने के बावजूद वो नंबर 12 पे हैं, उनके पॉइंट्स भी 12 हैं। और उनके साथ साथ पटना पायरेट्स जो मैच हारे हैं, हारने के बावजूद आप टॉप 4 में बने हुए हैं। अब आज यूपी योद्धास के सामने तेलुगु टाइटंस हैं। यूपी योद्धास पॉइंट्स टेबल में इस समय नंबर 10 पे हैं। जीते तो 25 पॉइंट के साथ आप जयपुर पिंक पैंथर्स के बराबर भी आ सकते हैं नंबर 7 पे, लेकिन स्कोर डिफरेंस कम हुआ तो नंबर 8 पे भी रहेंगे। तेलुगु टाइटंस बहुत अच्छा खेल रही है, लगातार 4 मैच जीती है। अगर आज जीते तो 31 पॉइंट के साथ आप नंबर 3 आएंगे। तमिल तलाइवा अजन्ना की टीम पिछले कुछ मैचेस से रिदम टूटी है, आज जीते तो 26 पॉइंट के साथ प्रभु ने अगर चाहा तो नंबर 6 पे आप आ सकते हैं। स्कोर डिफरेंस आपका पहले ही तेलुगु टाइटंस से बेहतर है, प्रोवाइडेड तेलुगु टाइटंस ना जीतें। और यू मुंबा अगर जीतती है तो 34 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे आ जाएगी। पुनेरी पल्टन फिलहाल के लिए नंबर 3 पे चली जाएगी। तो पॉइंट्स टेबल में मचने वाली है भारी भरकम उथल पुथल। अब आज के मैचेस की बात करता हूं। पहला मैच यूपी योद्धास बनाम तेलुगु टाइटंस, और यूपी लगातार 4 मैच हारी है, ये देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिछला मैच यू मुंबा से हारे थे क्लोज 35-33। सामने तेलुगु टाइटंस है, वो लगातार 4 मैच जीती है, तो ये पहली कहानी हो ही गई। पिछले मैच में पुनेरी पल्टन को हराया और बहुत कमाल के मैच में 1 पॉइंट से हराया था तेलुगु टाइटंस ने पुनेरी पल्टन को। 8 में से 5 मैच जीते हैं। आज अगर जीती तो लगातार 5वीं जीत होगी ये पवन सहरावत की टीम की। तो एक कहानी तो मैंने आपको बता दी, एक टीम लगातार 4 मैच हारी, एक टीम लगातार 4 मैच जीती। नंबर 2, भरत हुड्डा के सामने पवन सहरावत, पवन के सामने भरत, पूर्व टीममेट बेंगलुरु बुल्स, दोनों रणधीर सिंह सहरावत की खोज। नंबर 3, विजय बनाम
यूपी योद्धाज। विजय मलिक जो अभी तेलुगु टाइटंस में है, भाई एक सीजन वो यूपी योद्धाज में बिता के आए हैं। नंबर 4 मोनू गोयत, वो जिनकी मैंने कल कहानी सुनाई थी, सिद्धार्थ देसाई के जो आइडल हैं, हीरो हैं, दोनों टीमों से खेल चुके हैं। कौन कौन से सीजन से खेले हैं नीचे बताइए। अगली कहानी, एक तरफ भारतीय फौज से, सर्विसेज से संबंध रखने वाले जसवीर सिंह साहब हैं, यूपी के कोच, और उधर पुलिस से रिटायर हुए, हरियाणा पुलिस से रिटायर हुए, एसपी के पद से रिटायर हुए के हुड्डा साहब हैं। तो सर्विसेज बनाम पुलिस का मुकाबला कह लीजिए, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। अगला विषय, बैटल कहां होगी। पहली बैटल पवन के सामने सुमित और हितेश की कॉर्नर जोड़ी। हो सकता है हितेश हो या ज्यादा अनुभव के लिए साहुल आ जाएं, पर पवन बनाम कॉर्नर्स, ये तगड़ी बैटल होगी। नंबर 2 भरत हुड्डा के सामने भी तो कॉर्नर हैं, अंकित और कृष्ण ढुल की जोड़ी जबरदस्त खेल रही है। आगे चलिए, जीत के सूत्र क्या हैं। यूपी के लिए एक दिक्कत ये हो रही है रेडिंग में कि सिर्फ भरत ही लगातार चल रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। मेरी मानिए तो भरत के साथ शिवम को तो खिलाइए ही खिलाइए, पर साथ में हैदर अली इकरामी को ले आइए और उनका शुरुआत में इस्तेमाल हो, ज्यादातर डिफेंस में, स्पेशली लेफ्ट एंड पे पवन को पकड़ने में, और जब जरूरत पड़े तो हैदर आपके लिए रेड तो कर ही सकते हैं। खराब बात यूपी के लिए यह है कि सफल टैकल्स करने के मामले में यूपी नंबर 10 पे है, यानी नीचे से नंबर 3 पे है। तो जितने भी टैकल हों, स्पेशली पवन जैसे रेडर पे, इवन विजय मलिक पे, डीप हो, श्योरिटी के साथ हो और कॉम्बिनेशन टैकल हो, सोलो टैकल मत कीजिए। तेलुगु टाइटंस क्या करेंगे। डिफेंस के मामले में यूपी और तेलुगु टाइटंस दोनों मौसेरे भाई हैं। यूपी अगर नंबर 10 पे है तो टाइटंस नंबर 11 पे है सफल टैकल करने के मामले में। तो इसलिए जो सागर भाई हैं, जो कवर खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डबल थाई होल्ड के लिए ही जाइए भरत हुड्डा पे। लंबे रेडर हैं, एंकल होल्ड वो आपको साथ में ले जाएंगे। डबल थाइज अगर जड़ से पकड़ ली तो टैकल होने के आसार ज्यादा रहते हैं। नंबर 2 विजय आ जाए सेकंड मैन डिफेंस पे, क्योंकि सामने भी तो तगड़े रेडर आने वाले हैं ना, तो भरत हुड्डा दोनों तरफ से रेड करेंगे, तो लेफ्ट इन राइट इन पे विजय का खड़े रहना बड़ा जरूरी होगा, कीमती होगा। और नंबर 3 पवन कॉर्नर्स को निशाना बनाइए। जो मैंने सुमित और हितेश स्लैश साहुल से जो बैटल की बात कही है, पवन अगर ये बैटल जीते तो मैच फिर 65.5% आपकी मुट्ठी में आ सकता है। एक्स फैक्टर कौन रहने वाले हैं। यूपी की तरफ से मुझे लगता है कि सुमित और आशु की जोड़ी, लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर। जाहिर तौर पे पवन को अगर आपने रोक लिया तो बहुत बड़ी जीत होगी, और उधर से अंकित कॉर्नर, यानी दोनों तरफ से डिफेंडर मुझे लगता है आज मैच का रुख तय करेंगे। आप एक्सचेंज 22 से फैंटेसी यात्रा का रुख तय कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो जरूर आ जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। नहीं तो इंटरनेट पे जाइए और fantasyayatra.com से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगाइए, ना मन करे तो भी लगा दीजिए। और यहां आपने 1 वर्सेस 1 खेलना है, यानी कि एक और विरोधी के साथ आप खेलेंगे। उसको हरा दिया, अगले लेवल पे पहुंचिए, फिर अगले लेवल पे जाइए। ऐसे करते करते जब 22 विरोधियों को हरा देंगे तो 1 करोड़ रुपया आपकी जेब में आ सकता है। मिठाई का डब्बा मुझे जरूर भेजना, मैं अपना एड्रेस आपको दूंगा। मीठी मीठी बात करते हुए अगले मैच पे आता हूं। तमिल तलाईवास के सामने यू मुंबा है। अब तमिल तलाईवास पिछले लगातार 3 मैच हारी है, पिछले 5 में से 1 ही मैच जीती है। यू मुंबा पिछला मैच हारी, उससे पहले 3 जीती, फिर हारी। कुल मिलाकर तलाईवास ने 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, ये पिछले 3 मैचेस में रिदम बिगड़ गई। यू मुंबा 9 में से 5 मैच जीते हैं। तमिल तलाईवास पिछला मैच दबंग दिल्ली से हारी है। यू मुंबा ने पिछले मैच में हरियाणा से हार का स्वाद चखा है। इस मैच की कहानियां क्या हैं। नंबर 1, ये चिरलाथन डर्बी है प्रभु। चिरलाथन जो कि खुद एक तमिलियन हैं, अब तमिल तलाईवास के कोच भी हैं, यू मुंबा के साथ खेल चुके हैं सीजन 6 में। हाँ, सीजन 6 में राइट कॉर्नर खेला करते थे, और मुझे याद है कुछ मैचेस में इनकी जगह विनोद कुमार को खिलाया गया था। तो बड़ा कमाल का वो सीजन था, लेकिन अपनी पूर्व टीम के खिलाफ चिरलाथन आज खेल रहे हैं। नंबर 2, मंजीत अपनी पूर्व टीम तमिल तलाईवास के विरुद्ध हैं। सीजन 8 में मंजीत तमिल तलाईवास के साथ खेला करते थे। नंबर 3, वी अजीत कुमार दोनों टीमों से खेल चुके हैं अलग अलग समय में। तेलुगु टाइटन से वो खेले थे सीजन 7 में, वो जो लेजेंडरी टीम बनी थी, राहुल, अजय ठाकुर, साथ में वी अजीत कुमार, ई भास्करन कोच थे, उनकी कहानी सुनाऊंगा आपको। और उसके बाद वो यू मुंबा में आ गए थे। चौथी कहानी बड़ी प्यारी है। ये सुहेल चंदोक जो हमारे मित्र हैं और पूर्व कमेंटेटर हैं,
उनके लिए भी दुविधा वाला मैच होगा, क्योंकि सोहेल चंदोक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई, तो वो तमिलियन है, अभी सीईओ हैं यू मुंबा के। तो ये सोहेल चंदोक के लिए भी दिल और दिमाग की लड़ाई होगी, है ना सोहेल? एम आई राइट और एम आई राइट? आगे चलता हूं, बैटल कहां होने वाली है। नंबर एक ही बैटल है इनफैक्ट। एक तरफ सचिन और नरेंद्र कंडोला यानी कि रेडर्स तमिल तलाइवास के, और सामने सुनील परवेश की जोड़ी विरोधी रेडर की कमर तोड़ी। इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी बोल सकता है। अब जीत के सूत्रों पे आता हूं। सबसे पहले तमिल तलाइवास, दिक्कत कहां है आपके लिए? एवरेज रेड पॉइंट्स पर मैच लाने में तमिल तलाइवास नंबर 10 पे है, यानी कि रेडर्स नहीं चल रहे, इकट्ठे नहीं चल रहे, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको 3 रेडर आज चाहिए। आज 5-2 पे नहीं खेल सकते, उनको उधर डिफेंस बहुत सॉलिड है अन्ना। 3 रेडर लेके आइए, सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे। थर्ड रेडर के तौर पे आपके पास काफी विकल्प हैं। CR66 चंद्रन रंजीत के तौर पे भी एक लोकल बॉय हैं। अच्छी बात क्या है अन्ना की टीम के लिए? अब अन्ना खुद एक लेजेंडरी डिफेंडर थे, तो आपकी टीम टैकल पॉइंट्स लेने में, एवरेज टैकल पॉइंट्स लेने में नंबर 2 पे है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए जो लेफ्ट कॉर्नर या लेफ्ट कवर की जो 2 चेन्स होने वाली हैं अजीत चौवन के खिलाफ, क्योंकि वो आएंगे लेफ्ट से रेड करने, बढ़िया फॉर्म में है, और अन्ना ने काफी चेंजेस किए हैं डिफेंस में। तो लेफ्ट कवर पे जो भी प्लेयर हो, लेफ्ट कॉर्नर पे जो भी खिलाड़ी हो, डबल चेन का इस्तेमाल कीजिए। या तो इकट्ठी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जा सकता है, या वो ट्रेडिशनल डिसेप्शन कि एक चेन पीछे हटी और दूसरी चेन ने संभाल लिया, वो मौके की नजाकत से होगा, लेकिन 2 चेन्स लगाइए अजीत के खिलाफ। यू मुंबा के लिए भी जीत के 2 सूत्र हैं। नंबर 1, अजीत और मंजीत की जोड़ी, आज आपको लाइसेंस टू किल मिलना चाहिए। तमिल तलाइवास का डिफेंस कभी अच्छा खेलता है, ठीक है, नंबर 2 पे है, लेकिन उसमें वल्नरेबिलिटी भी है, बहुत सारे चॉप एंड चेंजेस हुए हैं। जाइए, अटैक कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको डिफेंसिव खेलने की। अजीत तो वैसे भी कमाल कर रहे हैं। नंबर 2, जफर दानिश, वही काम जो आपने पिछले मैच में किया था प्रभु, आज भी कीजिए। लेफ्ट इन पे, राइट इन पे, दोनों जगह खड़े होना है। डिपेंड करता है कि नरेंद्र आ रहे हैं या सचिन आ रहे हैं, तो सेकंड मैन का डिफेंस जफर दानिश के जिम्मे फिर लगना चाहिए। एक्स फैक्टर, एक तरफ साहिल और बस्तानी की जोड़ी, कॉर्नर्स की जोड़ी, और उधर से अजीत चौवन। ये एक्स फैक्टर जो है, ये बैटल तय करने वाली है आज के मैच का नतीजा। मैंने तय कर लिया है कि जो आप लोगों ने सवाल का जवाब दिया है, किस किस ने सही दिया है। मैंने ये पूछा था कि ऐसा एक नाम बताइए जो प्रो कबड्डी के एक अंपायर का भी हो और एक कोच का भी हो। कई लोगों ने ट्राई किया है अजीत और अजीत का भी। अजीत कोच नहीं रहे, अजीत खिलाड़ी है, लेकिन रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि एक ऑफिशियल हैं, रेफरी हैं प्रो कबड्डी के, और रामवीर सिंह खोकर जो लेजेंड हैं, बहुत दिग्गज कोच हैं। पिछले सीजन में दिल्ली के थे, उससे पहले पटना के भी थे, कई टीम्स के साथ रहे हैं। तो मुबारक। राजीव हैं, पलक हैं, अनिकेत हैं, प्रियांशु हैं, परम हैं, और भी इनके कई मित्र हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। लिट्टी चोखा आप जितना मर्जी खाइए, बिल पे कर देना अपने आप। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल यह है कि प्रो कबड्डी के एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताइए और किस टीम के वो कैप्टन रहे हैं वो भी बताइए, किस सीजन में कैप्टन रहे हैं वो भी बताइए, पर वो नाम जो भारत के एक लेजेंडरी क्रांतिकारी से शेयर करते हैं। अब बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, लेकिन वो नाम जो हम सब ने किताबों में बड़ी प्रखरता से पढ़ा हुआ है, बहुत से नाम पढ़े हुए हैं, तो एक मशहूर क्रांतिकारी का नाम प्रो कबड्डी की किसी एक टीम के कैप्टन के समान है। उनका नाम, टीम का नाम, सीजन का नाम बताइए नीचे। और मैं आता हूं कहानियों पे। आज की कहानी के एक नहीं 2 नायक हैं। कहानी का शीर्षक है भास्करन्स ऑफ कबड्डी। 2 भास्करन साहब हमने देखे हैं, ई भास्करन यानी एडाचेरी भास्करन, और के भास्करन यानी काशीनाथ भास्करन। अब काशीनाथ भास्करन साहब 1994 में जो हिरोशिमा में एशियन गेम्स हुए थे, सेकंड बार जो कबड्डी गई थी एशियन गेम्स में, उस टीम के मेंबर थे, बेहतरीन खिलाड़ी थे, एशियन गेम्स जीत के आए। 1995 सैफ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हम जीत के आए, तो के भास्करन साहब टीम के कैप्टन हुआ करते थे और पहले ऐसे कोच बने जिसने प्रो कबड्डी की ट्रॉफी उठाई सीजन 1 में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। उसके बाद ये तमिल तलाइवास की अकेडमी के साथ भी जुड़े हैं, टीम के साथ भी जुड़े हैं, बंगाल के साथ भी जुड़े हैं। और इनकी एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता, सीजन 1 में अनूप कुमार ने कहर बरपा दिया था। सीजन 2 से पहले मैंने भास्करन साहब से पूछा कि सर अनूप को कैसे रोकेंगे, तो इन्होंने कहा सुनील भाई रोकेगा, बता नहीं सकता पर रोकेगा। उस सीजन में अनूप ने जयपुर के खिलाफ 2 मैच खेले और 6 पॉइंट लिए।
हालांकि अनूप की टीम ट्रॉफी जीत गई, लेकिन भास्करन साहब ने अनूप को 2 मैच में सिर्फ 6 पॉइंट दिए। ये उनकी क्लास है। उतनी ही क्लास है ई भास्करन साहब में। एडाचेरी भास्करन साहब, कैप्टन एडाचेरी भास्करन, जो भारत की सर्विसेज से रिटायर हुए हैं, 3 एशियन गेम्स में भारत के कोच रह चुके हैं। यहां तमिल तलाइवास, यू मुंबा अनेक टीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। साई बेंगलुरु में वो कबड्डी के हेड हैं। और उनकी एक चीज जो मैं हमेशा याद रखता हूं, मैंने टीवी पे भी कही थी कमेंट्री के दौरान, और उनसे इंस्टा लाइव करते हुए भी कही थी, कि 2022 एशियन गेम्स में जब वो अंपायर्स पगला रहे थे कि किस टीम को कितने पॉइंट देने हैं, अब भास्करन साहब हैं बड़े मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन, वहां उन्होंने अपना मृदु भाषा को साइड में रखा, पूरा स्टैंड लिया, अड़े, धरना दिया, अंपायरों से बहस की, जो हो सकता था, जो देश के लिए कोच को करना चाहिए था, भास्करन साहब ने किया, और उसके लिए हमेशा हमेशा देश उनकी सराहना करेगा। तो ये थी कहानी 2 भास्करन्स की। अगले वीडियो में और सवाल पूछूंगा और कहानियां सुनाऊंगा। किस खिलाड़ी या कोच की कहानी सुनना चाहते हैं, फरमाइश नीचे बता दीजिएगा। कभी ना कभी आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।